हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे एचटेट टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये जो पेपर रहेगा वो रहेगा 2022 का पेपर। ठीक है, 2023 का पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। मैंने 2022 का भी करा दिया था, लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत हम बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपके आसपास के क्वेश्चन भी जो है आसानी से हो जाए। अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो। हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू मिल जाएंगे लास्ट 5 ईयर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हम। पेरिस के वास्तुकार कौन थे? हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ पेरिस? तो पेरिस के आर्किटेक्ट कौन थे? बैरन हॉसमैन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत हमें दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। इसमें क्या दिया हुआ हमें? फर्स्ट लिस्ट में दिया गया है कि नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस। जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनके प्रेसिडेंट के नाम दिए गए हैं और उनका सेशन दिया गया है कि वो कौन से ईयर में बने थे। ठीक है, पहले हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में थोड़ी बातें जान लेते जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका गठन कब हुआ था? ये हमारा हुआ था 28 दिसंबर 1885 के अंतर्गत हुआ था। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं, यानी संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसके फाउंडर माने जाते हैं ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, इनके द्वारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके पहले प्रेसिडेंट पूछा जाता है कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी। कौन थे? W.C. बनर्जी। ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे। और अगर पूछे कि पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, ये भी कई बार पूछा गया, फीमेल प्रेसिडेंट। तो फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी हमारी? एनी बिस्ट। ठीक है, ये जो है फीमेल प्रेसिडेंट थी। आपको क्या क्या याद रखना है इसके बारे में? देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी ए.ओ. ह्यूम द्वारा। ठीक है, और इसके पहले प्रेसिडेंट पूछे तो कौन थे? W.C. बनर्जी। और फीमेल प्रेसिडेंट पूछे तो एनी बिस्ट। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि कौन सा प्रेसिडेंट कौन से ईयर के अंतर्गत बना था, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखते हैं। फर्स्ट हमारा है अंबिका चरण माजुमदार। जो अंबिका चरण माजुमदार थी वो कौन से ईयर में बनी थी? ये बनी थी 1916 के अंतर्गत, यानी ए का हमारा हो जाएगा दूसरे हमारे दादा भाई नरोजी जो है 1906 के अंतर्गत बने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। महात्मा गांधी जो है 1924 के अंतर्गत बने थे। और जो मिसिस सरोजनी नायडू है वो 1925 के अंतर्गत बने थे। देखो, इतने ईयर्स हमें याद नहीं होते हैं। आप महात्मा गांधी का याद कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 1924 के अंतर्गत बने थे। और सरोजनी नायडू कब बनी थी? 1925 के अंतर्गत बनी थी। ठीक है, और दादा भाई नरोजी का भी याद रखना, ये 1906 के अंतर्गत बने थे। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए का सेकेंड। तो ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का महात्मा गांधी कब बने थे? 1924 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा ठीक हो जाएगा। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्थापना हुई थी? 28 दिसंबर 1885 के अंतर्गत। और इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? W.C. बनर्जी। और फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बिसेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा डेल्टा सी बटे में डेल्टा वाई व्यक्त करता है। देखो, इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स होते हैं जिनका अपना खुद का एक मतलब होता है। देखो, ये जो साइन होता है ये हमारा होता है डेल्टा का। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कितना चेंज हुआ। ठीक है, और सी से हमारा क्या होता है? कंज्यूम। ठीक है, और वाई किसका सिंबल होता है? वाई हमारा होता है इनकम का। याद रखना है, वाई हमारा इनकम का होता है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। एमपीसी क्या होती है? ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी
कंज्यूमर। ठीक है, ये हमारा एमपीसी होता है। ठीक है, एपीसी क्या होता है, ये हमारा होता है एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूमर। क्या होता है, एवरेज होता है, सिर्फ इसकी जगह क्या हो जाता है, एवरेज होता है। ठीक है, इसी तरह हमारा एमपीएस क्या होता है, एमपीएस होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। लिख देती हूँ मैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इनकी आपको इनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। एमपीसी होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूमर, एपीसी होता है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूमर, एमपीएस होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग, और एपीएस हमारा क्या होगा, एक ही जगह क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग। ठीक है, मार्जिनल क्या होता है, देखो मार्जिन का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखने की, मार्जिनल क्या होता है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा, और एवरेज क्या होता है, किसी भी संख्या का औसत। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक मिनट गाइस, मैं इन्हें रफ कर देती हूँ, फिर दोबारा आपको बता दूँगी। तो इसमें पूछा है कि डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई क्या होता है। ये हमारा होता है कि एक्स्ट्रा इनकम में आप कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो। यानी देखो वाई दिया हुआ है, वाई क्या होती है, हमारी इनकम, यानी कि कितनी एक्स्ट्रा इनकम में आप कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हो, कितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, इसी से हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, डेल्टा का मतलब मैंने अभी बताया आपको, चेंज होता है। तो ये हमारा होता है कि कितनी एक्स्ट्रा इनकम में आप कितना खर्च कर रहे हो, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूमर। यानी देखो एग्जाम्पल देख के समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी इनकम 1,000 रुपये है, ठीक है, और अगर उसमें से आप खर्च कर देते हो 200 रुपये, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, फेस्टिवल्स पे जो हमारे सैलरी होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होके आती है। मान लो आपकी सैलरी है, कोई भी फेस्टिवल है, मान लेते दिवाली है, उस पर आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा मिले, तो आपकी इनकम कितनी हो गई, 1,500 रुपये हो गई, और उसमें से आपने कितना खर्च कर दिया, 1,500 में से 400 रुपये आप खर्च कर देते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एमपीसी। यानी देखो कितनी एक्स्ट्रा इनकम मिली आपको, 1,000 से 1,500 हो गई, यानी 500, ये हमारी हो गई इनकम। ठीक है, इतनी एक्स्ट्रा इनकम में से आपने कितना एक्स्ट्रा खर्च किया, 200 से 400 खर्च कर दिया, यानी कितना खर्च किया, 200 रुपये ज़्यादा खर्च किया। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये क्या हो जाएगी, एमपीसी। यानी कितनी एक्स्ट्रा इनकम से आप कितना एक्स्ट्रा खर्च करते हो, ये हमारा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूमर। बिल्कुल आपको याद रखने की मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वर्ड समझने हैं। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, प्रोपेंसिटी कंज्यूमर, यानी कितना कंज्यूम कर रहे हो आप एक्स्ट्रा, जो कि आपकी एक्स्ट्रा सैलरी से। अब ऑप्शन भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि एपीसी क्या होता है। ठीक है, एपीसी मैंने आपको बताया था क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम। इसमें क्या होता है कि आप इनकम के उस परसेंटेज को मेज़र करते हो जो कि खर्च हो गई है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा नहीं देखते, इसमें सिर्फ आप ये देखते कि आपने इनकम के उस पार्ट को मेज़र करना है जो कि खर्च हो चुका है। वही एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे इनकम थी हमारी 1,000 और कंज्यूम किया हमने कितना, 200 रुपये खर्च किया, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इनकम की उस परसेंटेज को लेना है। यानी 1,000 में से अगर हमने 200 रुपये खर्च कर लिया तो कितने परसेंट हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 0,201, यानी 20%। यानी इस 20% को आपको मेज़र करना है कि कितना खर्च होगा, ये हमारी होती है एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एमपीएस, ये हमारा हो जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग। मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग वही होता है कि आपने कितनी एक्स्ट्रा इनकम से आपने कितना बचाया है, कितनी सेविंग की है, वो हमारा एमपीएस हो जाएगा। इसी तरह एपीएस होगा। एपीएस क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी सेविंग, यानी आपको इनकम के उस पार्ट को देखना है जो कि आपने सेव कर लिया है। ठीक है, मार्जिन में हम एक्स्ट्रा देखते हैं और एपीएस में हम सिर्फ इनकम के पार्ट को देखते हैं कि कितना हमने बचाया है और कितना हमने खर्च कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म थी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, वो हमारा हो जाएगा एमपीसी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट है हमारा, इसमें दो सूची दी गई है, एक में दिया गया आंदोलन के नाम और दूसरे में दी गई है उनके नेता। तो हमें बताना है कि कौन सा आंदोलन कौन से नेता द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहला है सत्यशोधक। जो सत्यशोधक आंदोलन था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वो ज्योतिराव फुले द्वारा स्टार्ट किया गया था 1873 के अंतर्गत। सत्यशोधक आंदोलन में क्या था कि जो कि दलित लोग हैं या फिर जो महिलाएं हैं, उनको उनके जो इतनी भी कठिनाई आती है उनको कम करने का प्रयास करना, यानी जितने भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे उनको कम करने का प्रयास किया जाए, ये था हमारे सत्यशोधक आंदोलन का मेन उद्देश्य, जो कि ज्योतिराव फुले द्वारा स्टार्ट किया गया था 1873 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आत्म सम्मान आंदोलन। ये किया गया था ईवी रामासामी नायकर द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। आत्म सम्मान आंदोलन ये कहाँ पर किया गया था? याद रखना, पूछा जाता है। ये तमिलनाडु के अंतर्गत किया गया था। और कब किया गया था? ये किया गया था 1925 के अंतर्गत जो है किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि समाज के अंतर्गत जो भी ब्राह्मणवादी वर्चस्व था उसको ख़त्म करना। ठीक है, यानी जो नॉन ब्राह्मण लोग थे उनके आत्मसम्मान को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था वीरे सिंगलम पंतलू द्वारा स्टार्ट किया गया था। आपको इसकी एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की, कि पहली बार जो है विधवाओं का पुनर्विवाह आयोजन किया गया था। पहली बार अगर पूछे कि विधवाओं का पुनर्विवाह कौन से आंदोलन के अंतर्गत जो है स्टार्ट किया गया था, वो कौन सा था? राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नामधारी आंदोलन जो है राम सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये पंजाब के अंतर्गत किया गया था। कहाँ पर किया गया था? पंजाब के अंतर्गत किया गया था, कि जो भी सामाजिक और धार्मिक विद्रोह था उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, और नामधारी आंदोलन को कूका आंदोलन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कूका आंदोलन। ठीक है, एक आपको ये बात याद रखनी है, जो हमारा आत्मसम्मान आंदोलन था ये तमिलनाडु के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था और इसे पेरियार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको ये सारी बातें याद रखनी है। तो ये देख लेते हैं हम, ये क्या हो जाएगा? ए का फर्स्ट था, बी का सेकंड था, तो सेम वही था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है हमारा फर्स्ट जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है? यहाँ पर हमें पूछा है कि जो मार्केट होती है वो कौन से के अंतर्गत जो है प्राइस टेकर होती है। तो कहाँ पर ये प्राइस टेकर होती है? ये होती है परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारी फर्म जो है अपना उत्पाद या फिर अपना प्रोडक्शन बेचती है और कीमत पर उनका कोई भी नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा होता है परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली समझ लेते हैं कि मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली के अंतर्गत एक सेलर होता है। क्या होता है? मोनो का जो मोनो शब्द है इसका अर्थ ही होता है, क्या होता है? एक, यानी मोनोपोली के अंतर्गत एक सेलर होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जैसे रेलवे जो है हमारी गवर्नमेंट के अंतर्गत है, यानी इसका एक ही सेलर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये जो है नॉर्मल मार्केट की तरह होती है, जो कि हमको देखने को मिलती है, नॉर्मल मार्केट की तरह होती है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे बायर होते हैं और बहुत सारे सेलर होते हैं, वो आपस में compete करते हैं। जैसे आप मार्केट में किसी भी मार्केट में जाओगे, जैसे बार्गेनिंग करते हो ना, तो वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये जो हमारे रियल मार्केट होती है वो कौन सी होती है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, ओलिगोपोली के अंतर्गत फ्यू सेलर होते हैं, यानी बहुत ही कम जो है सेलर होते हैं। इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे, जैसे आप पेप्सी देख सकते हो, पेप्सी। ठीक है, या फिर आप कम्युनिकेशन के अंतर्गत देख सकते हो, कुछ ही सेलर होते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया। ठीक है, कुछ ही सेलर होते हैं इनमें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है हमारा, द इलेक्शन सिंबल ऑफ कांग्रेस पार्टी इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971 वॉज, यानी जो 1971 का हमारा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, उसके अंतर्गत जो कांग्रेस पार्टी थी उसका चुनाव चिन्ह क्या था? तो उसका चुनाव चिन्ह था गाय बछड़ा, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, साधन की मांग है।
यानी डिमांड फॉर ए फैक्टर इज़। तो जो फैक्टर की डिमांड होती है वो हमारी कौन सी होती है? ड्राइव डिमांड। इसका मतलब क्या होता है ड्राइव डिमांड? जब हम एक चीज़ की डिमांड करें कुछ और बनाने के लिए, यानी जब हम एक चीज़ की डिमांड करें कुछ और बनाने के लिए, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है? ड्राइव डिमांड। ठीक है, अब हम समझेंगे, ऑप्शन भी देख लेते हैं। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है? देखो, ड्राइव डिमांड के अंतर्गत को तो होता है जब हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन करें, ठीक है, यानी कि एक चीज़ की डिमांड करें कुछ और बनाने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है? इसे हम ऑटोनोमस डिमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस डिमांड। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें डायरेक्ट जो है फाइनल गुड की डिमांड की जाती है। फाइनल गुड जो भी आप यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे शुगर, चाय पत्ती, टी, कपड़े, कुछ भी हो सकता है, भोजन, जो भी फाइनल गुड होता है, जो भी हम यूज़ करते हैं वो हमारी क्या होती है? डायरेक्ट डिमांड। इसे ऑटोनोमस डिमांड भी बोला जाता है। फिर अब हम देखेंगे जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होती है? जब दो या दो से अधिक गुड की एक साथ आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, यानी एक साथ मांग की जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। देखो, आपको समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर के लिए इंक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये क्या हो गए? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट गुड, यानी एक दूसरे के पूरक गुड, यानी प्रिंटर को इंक की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे कार है, कार का कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होगा? फ्यूल। यानी जब दो या दो से अधिक गुड की एक साथ मांग की जाती है, कार की और फ्यूल की एक साथ मांग की जाती है, ठीक है, ये हमारे होते हैं जॉइंट डिमांड। डिराइव डिमांड क्या होती है? जब हम एक चीज़ की डिमांड करें कुछ और बनाने के लिए, ठीक है। और डायरेक्ट डिमांड क्या होती है? ये ऑटोनोमस डिमांड होती है, इसमें हम फाइनल गुड की डिमांड करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, डिमांड फॉर ए फैक्टर, साधन की मांग हमें कब पड़ती है? ड्राइव डिमांड के अंतर्गत, ताकि हम कुछ और बनाने सके, उत्पाद कर सके, प्रोडक्शन कर सके, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समोत्पाद वक्र की सभी संयोग दर्शाते हैं, यानी ऑल कॉम्बिनेशन ऑन एन आइसोक्वेंट कर्व सिग्निफाई। तो हमें यहाँ पे बताना है कि आइसोक्वेंट कर्व क्या सिग्निफाई करती है, क्या दर्शाती है। तो जो हमारी आइसोक्वेंट कर्व होती है, ये क्या होती है? इसे हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। कर्व तो आप सबको पता है कि जिसे हम ग्राफ पर प्लॉट कर सके। इसके अंतर्गत किन्हीं भी दो कॉम्बिनेशन का यूज़ करके जो प्रोडक्शन होता है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है, यानी जो आउटपुट होता है वो हमेशा क्या होता है? इसके अंतर्गत सेम होता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? सेम लेवल ऑफ आउटपुट जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आइसोक्वेंट कर्व के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व प्रणाली से संबंधित थे? यानी टू विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज सर थॉमस मुनरो एसोसिएटेड? जो सर थॉमस मुनरो थे वो कौन सी लैंड रेवेन्यू सिस्टम से संबंधित थे? तो ये हमारे रयोतवारी सिस्टम से संबंधित थे, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो, इन क्वेश्चनों के अंतर्गत एक तो ये पूछा जाता है कि रयोतवारी सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया, और ईयर पूछ लेते हैं और एरिया पूछ लेते हैं कि कौन से एरिया के अंतर्गत जो है रयोतवारी सिस्टम सबसे पहले चालू किया गया था, ठीक है। तो रयोतवारी सिस्टम जो है 1820 के अंतर्गत, याद रखना है, 1820 के अंतर्गत मद्रास और बॉम्बे, यानी साउथ के अंतर्गत किया गया था। याद रखना है, मद्रास और बॉम्बे के अंतर्गत जो है रयोतवारी सिस्टम जो है सबसे पहले लगाया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था थॉमस मुनरो द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम किया गया था 1822 के अंतर्गत। कब? 1822 के अंतर्गत। और किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था होल्ट मैकेंजी द्वारा। होल्ट मैकेंजी द्वारा, ठीक है, होल्ट मैकेंजी द्वारा किया गया था। और ये किया गया था नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंतर्गत, यानी बंगाल के अंतर्गत। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी परमानेंट सेटलमेंट। जो परमानेंट सेटलमेंट थी वो 1793 के अंतर्गत की गई थी, और जो इसके हेड थे वो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसके हेड थे। और ये कहाँ पर की गई थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम।
रयतवारी सिस्टम जो है थॉमस मुनरो द्वारा लगाया गया था और ये 1820 के अंतर्गत सबसे पहले मद्रास और बॉम्बे के अंतर्गत यानी साउथ के अंतर्गत क्या था, रयतवारी सिस्टम था, थॉमस मुनरो द्वारा चलाया गया था। अब हम देखेंगे महलवारी सिस्टम जो है 1822 के अंतर्गत, जो कि होल्ट मैकेंजी द्वारा लगाया गया था। ये नॉर्थ वेस्ट जो हमारा क्षेत्र था उसके अंतर्गत चलाया गया था। जो हमारी परमानेंट सेटलमेंट है वो 1793 के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा चलाया गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंतर्गत। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने हरियाणा में नाय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी स्ट्रगल फॉर जस्टिस किसके द्वारा किया गया था, हरियाणा के अंतर्गत। ये जो है देवीलाल द्वारा स्टार्ट किया गया था स्ट्रगल फॉर जस्टिस 1987 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नहीं है। देखो आप सबको पता है इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, इसे हम छोटे लेवल पर पढ़ते हैं, ठीक है। और मैक्रो के अंतर्गत हम पूरे देश की बात करते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। यानी यहाँ पर जो है हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, हर एक व्यक्ति की बात करते हैं, और यहाँ पर हम पूरे देश की बात करते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। देखो जनरल प्राइस लेवल, प्राइस जो है पूरे देश के अंतर्गत आता है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेशनल इनकम भी पूरे देश की गिनी जाती है। थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, बिल्कुल जो रोजगार है या फिर बेरोजगारी है वो पूरे देश की देखी जाती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी जो कंज्यूमर होता है वो हमारा कौन सा कंसेप्ट होता है, माइक्रो के अंतर्गत आता है, ठीक है। कंज्यूमर और डिमांड। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम अर्थ भी समझ लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है जब कंज्यूमर अपनी फिक्स्ड इनकम पर गुड और सर्विस खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। यानी जो भी एक कंज्यूमर की सैलरी है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये हमारा क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और ये हमारा माइक्रो यानी किसी इंडिविजुअल की बात की गई है, तो ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें हमें दो सूची दी गई है। एक में दी गई है समुद्री यात्री और दूसरे के अंतर्गत देश दिए गए हैं, यानी कौन सा समुद्री यात्री कौन से देश से आया था। पहला है वास्को डी गामा। आप सबको पता है वास्को डी गामा किसके थे, पुर्तगाल के थे, ठीक है। सेकंड हमारा क्रिस्टोफर कोलंबस। जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो कहाँ के थे, वो थे स्पेन के थे और इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट थे सीधा हमारा कैप्टन कुक। कैप्टन कुक जो है ग्रेट ब्रिटेन के थे और तस्मान हॉलैंड के थे, यानी ए का हमारा हो जाएगा सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा ठीक हो जाएगा। वास्को डी गामा कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे, स्पेन के थे। कैप्टन कुक जो है ग्रेट ब्रिटेन के थे। तस्मान जो है हॉलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है सवाना तुल्य जलवायु को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी जो हमारी सवाना क्लाइमेट होता है उसको और कौन से नाम से जानते हैं। इसको जो है हम सूडान जलवायु के रूप में भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो टेम्परेचर रहता है वो 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और ये जो सूडान टाइप जलवायु है ये पाई जाती है 8 डिग्री से 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पाई जाती है, ठीक है। आप सबको पता है ये ट्रॉपिकल के पास पाई जाती है, 8 से 20 डिग्री लैटिट्यूड के पास पाई जाती है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सूडान टाइप। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर पूछे कि चेयरमैन कौन थे स्टेट कमेटी। तो स्टेट कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये जितनी भी हमारी 22 कमेटी थी, ठीक है। देखो 8 जो है उसमें मेजर कमेटी थी और 13 कुछ उसमें
माइनर कमेटी थी। जो जवाहरलाल नेहरू थे, जहाँ पर भी आपको यूनियन और स्टेट की बात आ जाए ना, वहाँ पर क्या हो जाएगी, जवाहरलाल नेहरू। यानी स्टेट कमेटी के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। सचिदानंद सिन्हा कौन थे, जो कि टेम्परेरी जो है प्रेसिडेंट बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और राजेंद्र प्रसाद जो है पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो कि परमानेंट बनाए गए थे। ठीक है। और बी आर अम्बेडकर कौन थे, जो हमारी ड्राफ्ट कमेटी थी उसके हेड थे बी आर अम्बेडकर। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय असस्पृश्यता निवारण संघ 1932 की स्थापना किसने की। यहाँ पे हमसे पूछा है कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग 1932 वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। यानी जो एंटी अनटचेबिलिटी लीग थी 1932 में, वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा, पुणे के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ठीक नहीं है। तो यहाँ पर दी गई है एलुवियल सॉइल, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। ब्लैक सॉइल जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत पाई जाती है, इसे हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं, कॉटन सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल तमिलनाडु के अंतर्गत पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। लेटराइट सॉइल जो है पंजाब के अंतर्गत नहीं पाई जाती, पंजाब के अंतर्गत जो है क्ले सॉइल पाई जाती है। ठीक है। तो जो हमें गलत बताना था तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पर पूछे कि इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन कब हुए थे, तो ये जुलाई 1946 के अंतर्गत हुई थी। और कितनी सीट पर इलेक्शन हुए थे, ये 389 सीट पर इलेक्शन हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंडलॉक। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा स्थल रूप देश है। लैंडलॉक क्या होता है, जो कि ऐसा देश जो कि चारों ओर से धरती या फिर भूमि से घिरा हुआ होता है, उसके आसपास वाटर नहीं होता है। तो ये हमारा कौन सा है, बोलिविया, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। यानी थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसके द्वारा दी गई थी। आप सबको पता होगा, ये दी गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो दादा भाई नौरोजी वही है जिन्होंने पहली बार जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी। ईयर भी आपको याद रखना है, 1867 के अंतर्गत जो है दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी। और अगर पूछे कि साइंटिफिक तरीके से किसने की थी नेशनल इनकम कैलकुलेट, ये की थी 1931 में VKRV राव के द्वारा। ठीक है, आपको दोनों ईयर याद रखने हैं, 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बार नेशनल इनकम जो है दादा भाई नौरोजी ने कैलकुलेट की थी 1867 के अंतर्गत, और साइंटिफिक तरीके से 1931 में VKRV द्वारा कैलकुलेट की गई थी। और इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने ही थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्च बादलों में शामिल नहीं किया जाता। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा हाई क्लाउड के अंतर्गत नहीं आता। पहला है सीरस। देखो सीरस जो है हाई क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, सीरस जो है हाई क्लाउड होते हैं, जहाँ पर भी आपको सीरस दिखे उसका मतलब क्या है, हाई क्लाउड। ठीक है। और एक होता है हमारा स्ट्रेटो। क्या होता है, स्ट्रेटो क्या होते हैं, कम हाइट वाले बादल। ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा हाई क्लाउड नहीं है। देखो सीरस भी हाई क्लाउड होगा, सीरो स्ट्रेटस, तो यहाँ पर भी सीरो आ गया, तो ये भी हाई क्लाउड होगा। स्ट्रेटोक्यूमुलस, सीरो स्ट्रेटस, फोर्थ भी हमारा हाई क्लाउड के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा वो हमारा हो जाएगा स्ट्रेटोक्यूमुलस, जो है कम हाइट वाले बादल है। नेक्स्ट है, लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2018 वाद संबंधित है। यानी लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस किससे रिलेटेड है। तो ये हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है,
1928 में भारत के लिए संविधान की रूपरेखा तैयार करने वाले नेहरू समिति में कितने सदस्य थे? तो ये जो नेहरू कमेटी थी, नेहरू रिपोर्ट थी, जो कि 1928 के अंतर्गत आई थी, इसमें जो है टोटल 9 सदस्य थे। और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे पूछा जाता है? मोतीलाल नेहरू जो है इसके चेयरमैन थे। और इसके सेक्रेटरी कौन थे? ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है, जो हमारी नेहरू रिपोर्ट थी वो 1928 के अंतर्गत आई थी, जिसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू और सेक्रेटरी थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यहाँ पर हमें बताना है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये एच डाल्टन के द्वारा किया गया था 1920 के अंतर्गत। देखो नाम से ही पता चलता है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है समाज को एडवांटेज हो, लाभ हो। ठीक है, तो इस थ्योरी के अंतर्गत बताया गया था कि कम खर्च में लोगों को अधिक सुविधाएं दी जाए, यानी समाज का वेलफेयर कैसे किया जाए। नेक्स्ट है, एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश से नहीं है? यानी जो हमारे एटलस माउंटेन है वो कहाँ पर है? अफ्रीका के अंतर्गत है। तो यहाँ पर पूछा कि कौन सी जो है कंट्री के अंतर्गत नहीं है? तो ये जो है हमारे मोजाम्बिक के अंतर्गत नहीं है। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न अंकित में किसका सुमेलन नहीं है? यहाँ पर हमें बताना कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें क्या दिया हुआ? ब्राज़ील करंट। इसमें हमें करंट दिए गए हैं, ओशियन करंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि ओशियन करंट क्या होते हैं। ओशियन करंट क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो पानी फ्लो करता है उसे हम ओशियन करंट करते हैं। यानी कि ये याद रखना है कि वो एक पर्टिकुलर यानी एक निश्चित दिशा के अंतर्गत जो पानी फ्लो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओशियन करंट। और ये करंट जो है दो तरह के होते हैं, एक हमारे होते हैं वार्म करंट और एक हमारे होते हैं कोल्ड करंट, यानी ठंडे और गर्म जलधाराएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा करंट जो है कौन से ओशियन के अंतर्गत आता है। पहला है ब्राज़ील करंट, जो कि साउथ अटलांटिक ओशन में आता है। बिल्कुल ठीक है, और ये ब्राज़ील करंट जो है वार्म करंट है। आपको याद रखना है कि कौन सा वार्म है कौन सा कोल्ड है, क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हम्बोल्ट करंट, जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में आता है। ये हमारा गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर नहीं आता है। पहली बात, हम्बोल्ट करंट को पेरू करंट नाम से भी जाना जाता है, यानी पेरू जलधारा नाम से भी जाना जाता है। और ये एक कोल्ड करंट है, और ये कहाँ पर आता है? ये एंटार्क्टिका से लेकर साउथ अमेरिका तक। ठीक है, एंटार्क्टिका से लेकर साउथ अमेरिका तक जो है हम्बोल्ट करंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंतर्गत आता है। ये भी वार्म करंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है अगुहलास करंट, जो है इंडियन ओशन के अंतर्गत आता है और ये भी वार्म करंट है, ये भी याद रखना है। तो इसके अंतर्गत हमें गलत पूछा था कि कौन सा गलत है, तो ये हमारा हो जाएगा हम्बोल्ट करंट, जिसे पेरू करंट भी बोलते हैं, और ये एंटार्क्टिका और साउथ अमेरिका के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, जब एक मिनट गाइस, जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता होती है, यानी जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? देखो सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जब एक मिनट गाइस, देखो मार्जिन का मतलब मैंने अभी भी आपको बताया, मार्जिन का मतलब हमेशा क्या होता है? एक्स्ट्रा। यानी जब भी आप कुछ भी एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हो तो कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। तो जैसे जैसे आप कंजप्शन बढ़ाते हो तो जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो कम होता चला जाता है, यानी वो क्या हो जाता है? नेगेटिव होता रहता है। फॉर एग्जांपल, आप रोटी का एग्जांपल ले लेते हो। मान लेते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप एक रोटी खाओगे तो आपको सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन दूसरी खाओगे तो इससे कम मिलेगा, तीसरी खाओगे तो फिर इससे कम मिलेगा। तो एक टाइम पे क्या होता है? बिल्कुल कम कम होता चला जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टर्मिनोलॉजी इज आर नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है लिखित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, फेडरलिज्म, नो कॉन्फिडेंस मोशन, डिफेमेशन या फिर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन है और जो इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये जो हमारा ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये 1944 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस की स्थापना की गई थी, यहाँ पर जो है IMF और IBRD की स्थापना की गई थी। किसकी, IMF और IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे आज आप वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हो। ठीक है, तो यहाँ से पूछा है कि किसकी स्थापना की गई थी, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी IMF। नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो कितने नॉमिनेटेड मेंबर है पार्लियामेंट के अंतर्गत, सबको पता ही होगा, ये है हमारे 12। नेक्स्ट है, डिस्पोजेबल इनकम इज़ इक्वल टू। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जब आप अपनी पर्सनल इनकम से जो है टैक्स माइनस कर देते हो, यानी व्यक्तिगत आय से व्यक्तिगत कर जो माइनस कर देते हो, वो हमारी क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द गुरु ऑफ सेंट मीराबाई। तो मीराबाई जी के गुरु कौन थे, रविदास जी, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ स्टाइपुलेटेड इलेक्टेड MPs फ्रॉम हरियाणा। तो हमें हरियाणा के MPs बताने कितने हैं। देखो, लोकसभा के अंतर्गत जो है, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के अंतर्गत जो है 10 मेंबर है और राज्यसभा के अंतर्गत 5 मेंबर है हरियाणा के अंतर्गत। तो MPs क्या होते हैं, लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर, तो टोटल कितने हो गए, 15, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, यानी निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। देखो, जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके अंतर्गत हमारे कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। एक तो हमारा होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 अदर मेंबर होते हैं, और जो इनकी नियुक्ति करता है, जो इनको अपॉइंट करता है, वो कौन करता है, प्रेसिडेंट, यानी ऑप्शन नंबर 1। और जो इनका टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, 6 ईयर या फिर 65 एज होती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें हमें जो है सूची दी गई है 1 और 2, हमें मिलान करना है। सबसे पहले है बोस्टन ऑफ द ईस्ट। जो बोस्टन ऑफ द ईस्ट जो है अहमदाबाद सिटी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया, ये सबको आपको पता ही होगा। कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है बेंगलोर को कहा जाता है, जिसे सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी। तो बोस्टन ऑफ द ईस्ट हमारा हो गया अहमदाबाद, कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया हो गई मुंबई, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया हो गया कोयम्बटूर, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो गई बेंगलोर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए का क्या हो गया, सेकंड जो है एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है समग्र पूर्ति निर्भर है, यानी एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड ऑन। तो एग्रीगेट सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, सारे गुड एंड सर्विसेज की सप्लाई एक इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कैपिटल के ऊपर, पूंजी के ऊपर भी डिपेंड करेगी, वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है, लेबर कैसा काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, लेबर का प्रोडक्टिविटी लेवल कैसा है, तो इन तीनों पर जो है हमारी सप्लाई निर्भर करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शन आर राइट। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सी ब्राहा एजेंसी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद प्रदान कर रही है? यानी जो हमारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पर कौन सी एक्सटर्नल एजेंसी जो है हमें फाइनेंशियल हेल्प कर रही है? तो कौन सी कर रही है? ये हमारी कर रही है गवर्नमेंट ऑफ जापान, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? मैंने अभी बताया था आपको, जो हमारा ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था 1944 के अंतर्गत, वहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। पहले इसको किस नाम से जानते थे? IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे जो है आज वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन DC के अंतर्गत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वेयर एंड व्हेन वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो दूसरी बौद्ध परिषद हुई थी वो कहाँ और कब हुई थी। देखो ये हमारी 4 जो बुद्धिस्ट काउंसिल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि कौन सी कहाँ पर हुई थी। जो हमारी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो राजगृह के अंतर्गत हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह के अंतर्गत हुई थी 483 के अंतर्गत। और इसमें राजा कौन थे? अजातशत्रु, अजातशत्रु। ठीक है। जो हमारी दूसरी हुई थी वो वैशाली के अंतर्गत हुई थी, वैशाली के अंतर्गत हुई थी 383 के अंतर्गत। और ये किस समय में हुई थी? काल अशोका के टाइम पे। ठीक है, काल अशोका के टाइम पर हुई थी। जो हमारी तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो पाटलिपुत्र के अंतर्गत हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र के अंतर्गत 280 के अंतर्गत हुई थी, और ये अशोक के समय पर हुई थी। ठीक है। जो हमारी चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कश्मीर के अंतर्गत हुई थी। कहाँ पर? कश्मीर के अंतर्गत हुई थी। और ये इसको सिर्फ आपके राजा याद रखने, किसके समय हुई थी? कनिष्क के टाइम पर हुई थी। ठीक है, तो ये आप RVPK से याद कर सकते हो कौन से स्थान पर हुई थी। तो हम पहले हुई थी राजगृह के अंतर्गत 483 में, और राजा कौन थे? अजातशत्रु। और अगर इसके चेयरमैन पूछ ले, पहले के चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप। दूसरी जो है वैशाली में हुई थी 383 के अंतर्गत हुई थी, और काल अशोका के समय हुई थी। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी 280 के अंतर्गत हुई थी, और अशोक के समय में हुई थी। चौथी कश्मीर के अंतर्गत हुई थी, और कनिष्क के समय पर हुई थी। तो यहाँ पर हमसे दूसरी पूछिए, तो दूसरी कहाँ पर हुई थी? हमें याद रखना है RVPK, यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। यानी दूसरी हुई थी वैशाली के अंतर्गत हुई थी 383 BC के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त काल का शासक जो निपुण वीणा वादक थे। तो जो वीणा कौन बजाते थे? ये थे हमारे समुंदर गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन कौन थे? अरविंद पनगड़िया जो है वाइस चेयरमैन थे। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 के अंतर्गत हुई थी। और जो इसके चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और 2015 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो और वाइस चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कथनों में कौन से कथन असत्य है? यहाँ पर हमें बताना है कि जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उससे संबंधित कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो आइए देखते हैं। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन एंड 6 मेंबर। तो ये बिल्कुल गलत है। जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसके अंतर्गत जो है 1 चेयरमैन होता है और 5 मेंबर होते हैं। कौन होते हैं? 1 चेयरमैन और 5 मेंबर। ठीक है, ये जो है 12 अक्टूबर 1993 के अंतर्गत गठन हुआ था। बिल्कुल ठीक है। दिस कमीशन इज़ इन कन्फर्मिटी विद द पेरिस प्रिंसिपल ऑफ अक्टूबर 1991, यानी जो हमारे पेरिस के सिद्धांत थे उनके अनुरूप हुआ था अक्टूबर 1991 के अंतर्गत। तो ये दोनों ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगी। इसके अंतर्गत जो है 1 चेयरमैन होता है और 5 मेंबर होते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1993 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंग डायनेस्टी वॉज।
हमसे पूछा कि हर्यंग टेंसिटी के लास्ट रूलर कौन थे। तो ये कौन थे, नाग दशक थे हर्यंग टेंसिटी के लास्ट रूलर। तो फाउंडर कौन थे हर्यंग टेंसिटी के, वे थे हमारे बिम्बिसार। कौन थे, बिम्बिसार थे। बिम्बिसार के बाद कौन आए थे, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने जो है बिम्बिसार की हत्या कर दी थी। फिर अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे ने कर दी थी, उडायन ने। ठीक है, आपको 3 ये याद रखने और लास्ट में आप याद कर लेना कि लास्ट कौन थे, नागदशक। ठीक है, और फाउंडर कौन थे, बिम्बिसार। तो हमारे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजने के राष्ट्रपति का अधिकार का उल्लेख है। यानी जो प्रेसिडेंट है वो जो है बोथ हाउसेस को, यानी लोकसभा को और राज्यसभा को, दोनों को जो मैसेज सेंड करते हैं वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लिखा गया है। तो ये हमारा 86 के पार्ट 1 में लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम का संबंध है। तो ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ये जो है इंडस्ट्री सेक्टर से संबंधित है और इसके अंतर्गत 25 इंडस्ट्री सेक्टर जो है लगाए गए थे और ये 2014 के अंतर्गत आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन इंक्रीज इन, यानी माल्थस के अनुसार जो है पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होती है। तो माल्थस के अनुसार जो पॉपुलेशन है जो वो जो है मल्टीप्लिकेशन में जो है इंक्रीज होती है। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण में मध्य गंगा की घाटी की जलवायु दर्शाई गई है। तो यहाँ पे हमें कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है कि कौन से अल्फ़ाबेट से जो गंगा वैली रिप्रेजेंट की गई है। देखो, जो कोपेन थे उन्होंने जो भी क्लाइमेटिक अपना क्लासिफिकेशन दिया था उसमें कुछ अल्फ़ाबेट को बताया था। तो जो सेंट्रल गंगा वैली है वो उन्होंने CWG से रिप्रेजेंट की थी। आपको ये याद ही करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कोई मतलब ऐसे ही रैंडमली ABCD ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद द मैक्सिम नो मोर डिबेट विश्व केसरी सिद्धांत से संबंधित है। हमें बताना है कि द मैक्सिम नो मोर डिबेट विश्व केसरी थ्योरी किससे संबंधित है। सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब होता है कि एक अपराध की एक ही मतलब सज़ा मिल सकती है, यानी एक जुर्म की एक सज़ा, नो डबल जियोपार्डी। ये जो है आर्टिकल 20 के 2 पार्ट के अंतर्गत दर्शाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत तक संघीय मंत्री परिषद की सदस्य संख्या हो सकती है। यानी व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन बी टोटल नंबर ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो लोकसभा के कितने परसेंट जो है काउंसिल मिनिस्टर के अंतर्गत आते थे को, ये हमारा जो है अमेंडमेंट आया था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत। यानी लोकसभा के 15% जो मेंबर है वही कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का सही कालानुक्रम है। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का भारत का। ठीक है, देखो इंडिया का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम सेम है। सबसे पहले आया था आर्कियन सिस्टम। क्या आया था, आर्कियन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आई थी हमारी धरवार। क्या आई थी, धरवार सिस्टम। फिर आया था कुडुप्पा, फिर विंध्या, फिर पैलियोजिक, फिर मेसोजोइक, फिर गोंडवाना, फिर डक्कन ट्रैप और उसके बाद टर्शरी। तो सबसे पहले आया था आर्कियन सिस्टम, फिर दरबार सिस्टम, फिर कुडुप्पा, फिर विंध्या, फिर पैलियोजिक, फिर मेसोजिक
गोंडवाना, डक्कन ट्रैप और टर्शरी। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा पहले क्या हो जाएगा, पहले क्या आया था आर्कियन, फिर आया था दरबार, यानी ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड कट हो जाएंगे। दरबार के बाद आया था हमारा कुडुप्पा, कुडुप्पा के बाद हमारा कौन सा आया था विंध्या, ठीक है। और विंध्या के बाद पैलियोजिक, मोजोजिक, गोंडवाना, डक्कन ट्रैप, फिर टर्शरी, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तालीकोट का युद्ध जो कि 1556 में हुआ था, विजयनगर साम्राज्य एवं किसके मध्य लड़ा गया था। जो बैटल ऑफ तालीकोट थी 1565 के अंतर्गत हुई थी, ये विजयनगर साम्राज्य और किसके अगेंस्ट लड़ा गया था, गोलकोंडा, बीजापुर और अहमदनगर, यानी तीनों के विरुद्ध लड़ा गया था। इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य जो है हार गए थे, ठीक है। तो किस किस के बीच में, गोलकोंडा, बीजापुर और अहमदनगर, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी, 1942 के अंतर्गत हुई थी। तो कहाँ पर जो है सरकारें बनाई गई थी, आपको डेट भी याद कर लेना, 9 अगस्त 1942 के अंतर्गत जो है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर जो है 3 जगह सरकारें बनाई गई थी, कहाँ पर, तामलुक, सतारा और बलिया, ठीक है। यानी 1, 2, 4 हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तामलुक, सतारा और बलिया। नेक्स्ट है फीमेल सेंट ऑफ साउथ इंडिया क्राइकाल अम्मियार वॉज द डिवोट ऑफ, यानी दक्षिण भारत की महिला संत जो कि क्राइकाल अम्मई किसकी भगत थी। तो ये जो है शिव भगत थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ठीक हो जाएगा। ये कर्नाटक के थे, ठीक है, कर्नाटक की थी ये महिला। नेक्स्ट है विश्व व्यापारी संगठन की स्थापना कब हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 के अंतर्गत हुई थी। और इसका जो पहले नाम था वो क्या था, गेट था। क्या नाम था, गेट था। और इसका क्या नाम था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टारिफ, ठीक है। इसकी ये जो है 1946 के अंतर्गत बना था और 1 जनवरी 1995 में जो है इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम रख दिया था। नेक्स्ट है द मेजरिंग यूनिट इन जर्मन इले वॉज यूज टू मेज़र, यानी जो जर्मन की मापक इकाई थी एले, वो क्या चीज़ जो है मेज़र करने के लिए बनाई गई थी, इससे जो है क्लॉथ मेज़र करते थे वहाँ के, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है। सबसे पहले है टेहरी डैम टोंस रिवर। टेहरी डैम जो है टोंस पर नहीं है, ये हमारा भागीरथी पर, कहाँ पर, भागीरथी रिवर के ऊपर है, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा डैम है और दुनिया का सबसे ऊंचा। भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा हो गया, टेहरी डैम, और दुनिया का सबसे ऊंचा टेहरी डैम जो कि भागीरथी रिवर पर है। नेक्स्ट है भाखरा डैम। ये भाखरा कहाँ पर है, ये सतलुज के ऊपर है, कहाँ पर है, सतलुज रिवर के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है लखवर डैम। लखवर डैम जो है यमुना के ऊपर है, उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है। तो इससे हमें करेक्ट पूछा था। तो जो श्री शैलम डैम है ये कृष्णा रिवर के ऊपर, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले टेहरी डैम जो है भागीरथी रिवर पर है, भाखरा डैम सतलुज के ऊपर है, लखवार डैम जो है यमुना के ऊपर है। और कौन सा ठीक हो गया हमारा, श्री शैलम डैम जो है कृष्णा रिवर पर है, ठीक है। नेक्स्ट है द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट ऑफ द माउंटेन पीक एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें बताना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में माउंटेन पीक लगानी है कि ऊंची चोटी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम सबसे ऊंची लगाते हैं। तो सबसे ऊंची कौन सी है, सबसे ऊंची हमारी गॉडविन ऑस्टिन यानी K2, फिर है कंचनजंगा, उसके बाद है नंगा पर्वत और फिर हमारी नंदा देवी यानी BACD, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ठीक हो जाएगा। सबसे पहले कौन सी है, सबसे ऊंची गॉडविन ऑस्टिन जिसे K2 भी बोलते हैं, फिर है कंचनजंगा, ठीक है, फिर है नंगा पर्वत और फिर है नंदा देवी।
नेक्स्ट पे चलते हैं। कांसीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन कब किया? यानी जो कांसीराम की लीडरशिप के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी कब बनी थी? ये बनी थी 14 अप्रैल 1984 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न अंकित कोयले क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र दामोदर घाटी में अवस्थित है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से जो कोल क्षेत्र है, ठीक है, वो दामोदर वैली के आसपास स्थित है। तो देखो कोल कहाँ पर मिलता है? हमें झारखंड के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? झरिया, रानीगंज। झरिया और रानीगंज जो है झारखंड के अंतर्गत है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो हमें बताना है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो कौन थे? ये थे हमारे RKS चेट्टी, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हो जाएगा। RKS चेट्टी जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के, और इन्होंने ही पहली बार जो है बजट पेश किया था, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, द लीडिंग कोस्टल रीजन इन टाइडल पावर जनरेशन इन इंडिया इज लोकेटेड, यानी भारत में जवार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र है, यानी टाइडल पावर जनरेशन जो है भारत के कौन से कोस्ट के अंतर्गत है? तो ये हमारा हो जाएगा बे ऑफ कम्बे, यानी खंबात की खाड़ी के अंतर्गत जो है हमारा टाइडल पावर जनरेशन है, ठीक है। यानी टाइड से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। देखो यहाँ पे हमें रिवर दी गई है और उनकी सहायक नदियाँ दी गई है। गंगा की कौन कौन सी हो गई? घाघरा, टोंस और केन, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारा चंबल की कौन कौन सी होगी? बनास, कालीसिंध और शिप्रा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है दामोदर की कौन कौन सी होगी? रिहांड और तुंगाभद्रा। देखो जो रिहांड रिवर है ये किसकी है? ये सोन की है, सोन की सहायक नदी है, यानी इसमें हमें गलत बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ठीक हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा की भी देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा की कौन कौन सी है? दिबांग, लोहित और दिहांग, याद रखनी है आपको। तो यहाँ पर हमारा TGT सोशल साइंस का 2022 का पेपर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। थैंक यू सो मच गाइस।